पैसे से उस चीज अगर वो सॉल्व हो सकती है। तो ये 25 लाख अगर मैं बियर कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, इसमें दिमाग क्यों लगा रहा हूं। मैं दूसरी गाड़ी लूंगा या कैब लूंगा और निकल जाऊंगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आज के समय पे 21वीं सदी पे कलयुग में किसी के पास पैसे हैं तो वो 99% प्रॉब्लम से नहीं, मैंने आपको जो बोला उसमें एक दूसरा जवाब और है। अगर किसी समस्या का हल पैसा है, हर समस्या पैसे से हल नहीं होती। इमोशंस पैसे से हल नहीं होती, रिलेशनशिप पैसे से नहीं बनती, फैमिली पैसे से नहीं चलती। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पैसे से चलाई जा सकती हैं, लेकिन आप रिलेशन पैसे से नहीं बना सकते। मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आपको। मेरी और मेरे फादर साहब का रिलेशनशिप कभी बहुत बढ़िया नहीं था। ठीक है, मैं अगर कहता था दिन है तो वो कहते थे रात है। मैं कहता था कि अगर ये काम ठीक है तो वो कहते थे गलत है। मतलब हम दोनों कभी एक जगह नहीं थे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, और ऐसा लगातार रहा। 2007 में हमारी एक लड़ाई हुई, मेरी और मेरे फादर की। उस लड़ाई में हमारे फादर साहब ने कहा कि मैं ना सारी लड़ाई खत्म करते हैं, मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। मैं लिख के दे देता हूं न्यूज़पेपर में कि मेरी औलाद नहीं है। तो मैंने कहा जी कि आप क्या लिख के दोगे? मैं लिख के देता हूं कि मेरे फादर ही नहीं है, मैं आपको खत्म करता हूं, निपटाता हूं। तो ये लेवल की लड़ाई। अब ये लड़ाई हुई तो मैं वहां से निकल गया। अब जब निकला तो वही जो मैंने 92 की आपसे एक एग्जांपल शेयर किया, वही एग्जांपल वापस मैंने कहा यार, मैं जो अपनी ताकत है वो अपने और अपने फादर साहब की बीच की लड़ाई को खत्म करने में क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उस दिन में मैं निकल पड़ा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, आज गाड़ी लेके निकल पड़ा था। तो मैंने गाड़ी वापस यूटर्न मोड़ी और मैंने कहा ये इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। वापस आया, अपने फादर साहब का हाथ पकड़ा, ऑफिस के अंदर ले गया, अंदर से मैंने केबिन को लॉक किया और बिठा दिया। मैंने कहा देखो, आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद आपकी औलाद नहीं है? कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा मैंने भी डिसाइड कर लिया आज के बाद मेरे फादर नहीं है। जब हमने डिसाइड ही कर लिया तो ये रिलेशनशिप मर गई? कहते बिल्कुल मर गई। तो मैंने कहा एक घटिया दोस्तों की तरह आमने सामने बैठो और पेपर में लिखो आपकी प्रॉब्लम क्या है, और मैं भी लिखता हूं मेरी प्रॉब्लम क्या है, और इसके बाद पेपर एक्सचेंज करेंगे और एक हफ्ते तक देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो वी हैव एक्सचेंज द पेपर्स। तो उन्होंने जितनी प्रॉब्लम्स लिखी उन सबकी प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब था, मतलब एक ही जो हो कह सकते हो आप कंक्लूजन था, वो ये था कि मुझे लगता तो मेरी इज्जत नहीं करता। और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जब एक पेपर पे जब एनालाइज किया गया तो उसका एक ही था कि आपको मेरे हर काम में टांग अड़ाने की बीमारी है। ये बीमारी जी जी जी। तो ये पेपर एक्सचेंज हुआ, वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया हमारी रिलेशनशिप से जलती है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है आपका। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभार केवल एक क्लियर कट कम्युनिकेशन अगर रिश्तों के बीच में किया जाए, कभी कभार नहीं, हमेशा ही। आमतौर पे जितनी भी रिलेशनशिप मैंने अपनी जिंदगी में खराब होते देखे हैं, उनका मूल जड़ एक ही थी कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं की, अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं की। एज्यूम कर लेते हैं, मुझे लगता है वो ऐसा सोचता होगा, मेरा मानना है वो गलत होगा, मैं जानता हूं वो गलत होगा, ये मैं जानता हूं, मैंने क्या पूछा, क्या बताया, क्या उसको बोला मुझे तेरे से ये प्रॉब्लम है, ये बात ही नहीं होती। तो आज हमारी कंपनी में एक कल्चर है, हमें कुछ भी करना होता है, कुछ भी, हम वो टेबल पे लाते हैं एम्प्लॉइज के और हम उसमें वोटिंग कराते हैं। कुछ भी हो, कोई भी चेंज, छोटा सा कुछ भी चेंज हो। अगर हमें एक अपने वॉशरूम के अंदर भी कोई चेंजेस करने हैं और उसमें हमें मानना है कि ये लेडी कैसे लेगी और जेंट्स कैसे लेंगे, तो उसकी वोटिंग होगी। मैं आई एम नॉट अ पार्ट, बट वो एक सिस्टम क्रिएट हो गया। कंपनी की आपने बात करी, और जब आप बात कर रहे थे मर्सिडीज ईवी वाली, तो मेरे दिमाग में सवाल एक ये उठ रहा था कि आप लोग भी ईवी के सेक्टर में ही काम करते हैं। ईवी स्पेस बहुत ज्यादा आपको क्लटर्ड नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता इधर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन है? कैसे आपको लगता है कि आपकी कंपनी जो सर्वोटेक की अगर मैं बात करता हूं, ये किस प्रकार से कट थ्रू कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में बहुत तेजी से अडॉप्ट हुई हो और उसमें कंपटीशन ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है। तो इसका बड़ा बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। 2003 में जब मुझे लॉस हुआ था, जब मैं दिक्कत में आया, तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि हमें लगा कि अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे एज ए कंपनी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये कंपनी जैसी भी है, इसको जितना चला लेगी उससे घर के खर्चे चली जाएंगे, तो उतना काम तो तू कर, मैं नौकरी ढूंढ लेता हूं। और मैं नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। और अब नौकरी ढूंढने निकले तो अपनी फील्ड में ढूंढेंगे। तो उस टाइम पे उस फील्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। मैं उस कंपनी में गया और मैंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया तो मैं सेलेक्ट हो गया।
और मुझे पूछा गया कब से ज्वाइन करेंगे, तो शाम के 6 बज चुके थे। तो मैंने कहा जी कल सुबह से मैं आ जाऊंगा। डन। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मेरी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं आया था। वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताओ, प्रॉब्लम यह है कि कुछ एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी ने मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा स्लैश कर दिया था, एमआरपी प्राइस इतना ज्यादा स्लैश कर दिया था कि उस प्राइस पे लोकल मैन्युफैक्चर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं थी प्रोडक्ट। ओ ठीक है, राइट। तो मैंने कहा ये वाली प्रॉब्लम तो आपके साथ भी आने वाली है, आप भी कैसे करोगे प्राइस को और मार्केट कैसे बनाओगे? प्राइस तो मेरे लिए नहीं कम हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री के लिए कम हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने एक जवाब दिया, जिस जवाब ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि रमन, इस दुनिया में ना कुछ रूल है, तो एक यूनिवर्सल रूल है, और वो ये सच है कि आज तक किसी भी ब्रांड की मोनोपोली नहीं हो पाई पूरी दुनिया में। तो उस टाइम पे कुछ ब्रांड से, जैसे कहीं सिबाका बिकता है तो कहीं बिनाका बिकता है, कहीं पेप्सोडेंट बिकता है तो कहीं कॉलगेट बिकता है, कहीं कोक बिकता है तो कहीं पेप्सी बिकता है। तो आपको सिर्फ अपना शेयर बनाना होता है मार्केट में, अपनी जगह बनानी होती है। तो अगर आप अपनी जगह बना लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा सर थैंक यू, मुझे लगता है मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो आपने बहुत ही सही चीज कही। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ऑल्दो सम चैलेंजेस तो आपने बताए हैं आपकी लाइफ के, अब मैं आना चाहता हूँ आपकी कंपनी के थोड़े से मेरे को चैलेंजेस जानने हैं। जब इसके बिल्डिंग अप प्रोसेस चल रही थी, जब आपने एक समय पे सोचा कि यार हम ईवी स्पेस को डोमिनेट करेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से आप डोमिनेट ही करना चाहते हैं अपने मोबिलिटी स्पेस में, एंड डोमिनेट नहीं करना चाहते, इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा, जो मैं बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, इसके अच्छे शब्द देना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा एक खूबसूरत शब्द देना चाहता हूं। जब हम डोमिनेट या कुछ इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स की बात करते हैं, तो मुझे एक लगता है कि हम एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं हमेशा, मैं डिस्ट्रक्टिव नहीं। बहुत बढ़िया। क्या हुआ 2021 में मेरे साथ एक एपिसोड हुआ छोटा सा, और एपिसोड ये हुआ कि अगर आपको याद हो तो 2021 में दूसरी कोविड की वेव आई थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मारामारी हुई। तो मेरे साथ भी क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, उसके लिए हमें एक कॉन्सेंट्रेटर खरीदना पड़ा, जिसका लगभग कीमत 2 लाख रुपए हमने पे की। तो जो कॉन्सेंट्रेटर लिया, तो मैंने वो कॉन्सेंट्रेटर को खोल के देखा एज अ, क्योंकि टेक्निकल आदमी थे, तो टेक्निकल आदमी को बहुत खुजली होती है सब कुछ देखने की। तो हमने खोल के देखा, तो अंदर से आवाज एक ही आई कि अब अगर कोई आदमी इस कॉन्सेंट्रेटर को यूज करने के बाद भी उसकी डेथ हो गई, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो कोविड से गया कि टेक्नोलॉजी से गया, क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया थी। तो हमने अपनी टीम को बुलाया और हमने कहा यार कि हम क्या बढ़िया कॉन्सेंट्रेटर जो 2 लाख रुपए में हमने खरीदा है, हम 20,000 में बना सकते हैं क्या? तो हमने IIT के साथ मिलके वो कॉन्सेंट्रेटर इंडिया में बनाया, और हमने 38 करोड़ रुपए के कॉन्सेंट्रेटर भेज दिए उसी साल। और हमने बहुत कम टाइम में वो काम किया। तो जब हमने ये काम किया तो एक दिशा मिली, और मन में ख्याल आया कि यार क्यों नहीं हम ईवी में जो काम कर रहे हैं इसके अंदर भी हम कुछ बड़ा काम करें। अब बड़ा काम कैसे? बड़ा काम यह था कि गवर्नमेंट को क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कुछ कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अपनी इस जर्नी में गवर्नमेंट के साथ कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट ऐसे था कि गवर्नमेंट ने कहा फॉर एग्जांपल कि मैं 10,000 करोड़ खर्चूंगी। अब 10,000 करोड़ में अगर 1 करोड़ रुपए का एक प्रोडक्ट है तो 10,000 आएंगे, करेक्ट। और अगर वो 10 लाख रुपए का है तो 1 लाख आ जाएंगे। नंबर तो डिवाइड बाय द प्राइस है। तो क्या मैं टेक्नोलॉजी को बहुत इजी और इकोनॉमिक कर सकता हूं क्या? तो हमने ये प्लान किया कि हम इसको बहुत सस्ता कर देंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो भी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बिक रहे थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट उठाए और हमने उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हमने कहा कि इसमें मुझे तोल के बता दो कितना कॉपर है, कितना एल्युमिनियम है, कितना प्लास्टिक है, कितना सिलिकॉन है, और मुझे सबकी कीमत बता दो कि वो कॉमोडिटी की कीमत कितनी है। एल्यूमिनियम है 200 रुपए किलो है, कॉपर है 400 रुपए या 600 रुपए किलो है, जो भी प्राइस है, लोहा है 50 रुपए किलो है। तो इसके हिसाब से बताओ कितने रुपए का माल है। तो लोगों ने उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 60 किलोवाट का चार्जर 14 लाख रुपए का बिकता था जब हम एंटर किए थे। तो हमने जब सब कुछ तोला और सारा कैलकुलेट किया तो ये नजर में आया कि उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो 2-3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा बाकी क्या है? तो उन्होंने कहा बाकी जो है वो है टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्जन प्लस प्रॉफिट, 3 चीजें। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी और कन्वर्जन को सस्ता कर दो।
तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ना है उधर। प्रॉफिट नहीं बनना, तो प्रॉफिट भी हम उतना ही प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, तो प्रॉफिट भी हमें कम लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो हम कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो जो 14 लाख रुपए का पीस है, हम उसको 4 लाख रुपए में ले आए। 14 की चीज 4 में, और हमने 4 में ले आए। और हमने उसके नीचे जो दूसरा टारगेट रखा, वो एक और रखा कि इसको इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट ये था, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आज कोई भी एंड्रॉयड फोन लेता है, एंड्रॉयड आज 90% मार्केट को डोमिनेट करता है, करेक्ट है। तो अगर कोई भी एंड्रॉयड फोन लेता है, किसी भी कंपनी का ले ले, तो वो बताता है कि मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन के पिक्सल कितने हैं, मेरा बैटरी बैकअप कितना है, मेरा रैम कितनी है, मेरा कैमरा कितना मेगापिक्सल, ये सारी बातें बताता है। एप्पल वाला कहता है एप्पल एप्पल ही होता है, वो कुछ नहीं बताता, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ये जो डिफरेंस है ना, हमें ये डिफरेंस क्रिएट करना है कि सर्वोटेक के प्रोडक्ट को लोग बोले कि सर्वोटेक होता है, बट इसका जो प्राइस होगा वो चाइना के एफओबी प्राइस के बराबर होगा। यानी कि जितने रुपए में चाइना की फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट वहां से निकलेगा, उस प्राइस पे मैं यहां बेच दूंगा। ये मेरा टारगेट है। तो जितने रुपए में गवर्नमेंट कंपनी या पीएसयूज 1000 पीस खरीदना चाहते थे, उतने में हमने उनको 2500 पीस दिए। वाह। तो कहीं ना कहीं आपका ये था कि मैं अकेले ही क्यों फायदा करूं, पूरे इकोसिस्टम का भी बेनिफिट में करता हूं। तो बिकॉज हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, मैं हाल फिलहाल में कुछ अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन की तरफ काफी ज्यादा इनकी ये चीजें आ रही है। आपको लगता है इसके कारण आप लोगों को भी बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली इकोसिस्टम में जो आएंगे सबको फायदा होगा। जब आप एक इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो बेनिफिट सबको मिलता है। ओके। आज हम अगर बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है। हमारे मिशन में एक चीज और ली है हमने, और वो ये लिया है कि 2026 क्रॉस करने के बाद हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिफारिश लगवाएंगे। हम ऐसा सिस्टम और इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस कंपनी में कि लोग कहेंगे यार सर्वोटेक में नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया जिंदगी नहीं होगी। दैट इज अ थॉट। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ये कंपनी हम ले आए, इसमें शायद हमारे किए हुए काम 10-20-30% होंगे। कुछ किस्मत भी है, कुछ परमात्मा की कृपा है हम पे, जिससे हम यहां तक आ पाए। और वो कृपा मुझ अकेले पे नहीं है, वो शायद इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो वेंडर है, सप्लायर है, और चाहे वो हमारा कस्टमर है, चाहे वो हमारा इन्वेस्टर है, इन सबकी दुआएं भी साथ हैं। इसीलिए मैं देखता हूं तो इतनी छोटी सी कंपनी के अंदर शायद हमारे शेयर होल्डर लगभग 2 लाख के आसपास तो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो मैं ऐसा देखता हूं कि वो सब की भी दुआएं कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ हैं। तो मुझे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार इस सब के बाद भी एक सोच थी जिसके साथ मैं इसको यहां तक लेके आया, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, सबने जाना है। तो अगर ये चला जाऊंगा तो क्या ये कंपनी इस सोच को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब कल कोई इसको संभाल रहा होगा मैं उस पर कितना विश्वास करूं या ना करूं। तो इसीलिए हमने अपनी कंपनी में 2023 में एक और नया काम शुरू किया है, और वो किया है कि सर्वोटेक का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान 2073 क्या होगा, यानी कि 2073 में कंपनी कैसी होगी। ये लास्ट ईयर हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी के अंदर AR, AI, VR सब कुछ हम टेक्नोलॉजी में डाल रहे हैं। मैं कैसे सोचता हूं, सेल्स का बंदा कैसे सोचता है, सारिका कैसे सोचती है, उसको ऑर्डर कैसे मिलते हैं, तो कौन कौन क्या काम कैसे करता है, उन सारी थॉट्स को, उन सारी इमोशंस को हम प्रोसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से किसी ने भी यूजुअली ऑन अ पॉडकास्ट किसी CEO MD लेवल के नहीं पूछा, पर मैं पूछना चाहूँगा। तो जब हमने बाहर के कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टडी करी है, तो एक चीज़ थी, स्टीव जॉब्स जिनने एप्पल बनाया है, वो स्टार्टिंग में अपने ऑफिस में जब घुसते थे तो एक उनका बोर्ड बना हुआ था जिसमें कि उन्हें लिखा रहता था कि मैं, और कुछ इमेजेस थी कि मैं दुनिया की सबसे बेटर और बेस्ट कंपनी बनाऊंगा, इस तरह से उन्होंने मेंशन किया था। और आज हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आईफोन ही बिकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वही है। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं धीरू भाई अंबानी सर की भी, सारे लोगों की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक बज़वर्ड आजकल चलता है विजुअलाइज करना, या फिर आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा
क्या आपने भी आज तक कभी कुछ ऐसा किया है? डू यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि आप एक ड्रीम बिग करें, ड्रीम लिखें, इस तरह से? मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ इस पर। हम बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ और ऐसा शायद मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और जब हम लोग आईपीओ लेके आए थे, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि तब भी एक विजन बोर्ड बना था। हम लिस्ट हुए थे 24 अगस्त 2017 को और विजन बोर्ड बनाया गया था 11 अप्रैल 2017 को, लगभग 4 महीने पहले, कि हम आईपीओ लाएंगे। और शायद बहुत ही बिरली कंपनियों में से हम एक रहे हैं जो 3.5 महीने में आईपीओ लाके लिस्ट हुए। तो वो विजन बोर्ड हमने बनाया और उसमें हमने लिखा कि हम कब कब क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो एक 10 साल का पूरा एक जर्नी हमने बनाई उसके ऊपर। और वो जो 10 साल की जर्नी हमने बनाई, उस 10 साल की जर्नी में बनाने के बाद, वो तो एक ही विजन बोर्ड है जिसपे सिर्फ वो 10 साल दिख रहे हैं, 10 साल बाद कहाँ होंगे वो लिखा। इसके बैकएंड पे हमने एक्सेल पे बहुत सारी शीट्स बनाई जिसमें हमने ये लिखा बनाया कि हम हर साल कहाँ होंगे। तभी तो वो, जब तक हम इन डॉट्स को नहीं जोड़ेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पहुंच नहीं सकते। तो हमने वो जो डॉट्स बनाए थे, तो 2024 अगस्त में हमें कहां होना चाहिए था उन डॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम 0.25% आगे थे इससे। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैं आज के समय पे, मान लीजिए कोई हमारा व्यूअर है, वो मान लीजिए बिजनेस चालू करना चाहते हैं, वो आज एक बोर्ड बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि यार मैं एक 100 करोड़ की कंपनी अगले 5 साल में बनाऊंगा। उसने एक लिख दिया और अपने सामने लगा दिया। ये वर्क कैसे करता है? ये तो कुछ जादू टोना टाइप कुछ लग रहा है। इसमें एक चक्कर है और वो ये है कि जैसे गीता की बात करें तो गीता को सब पढ़ते हैं और उसके मतलब सब अपने तरीके से निकालते हैं, इंटरप्रेट अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे इस बात का भी मतलब लोग अपने अपने तरीके से ले लेते हैं और उनको लगता है शायद विजन बोर्ड बनाने से कुछ हो जाएगा। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि हर इंसान के दिमाग में पूरे दिन के अंदर लगभग 85,000 से ज्यादा थॉट्स आती हैं। हम बार बार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स को पहले आपको कन्वर्ट करना होता है। एक इसका एक सिस्टम है। पहले हमारी एक फील होती है, फील को थॉट में कन्वर्ट करना होता है, थॉट से हमें उसके ऊपर एक्शन लेना होता है, एक्शन से रियलिटी क्रिएट होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक्शन मिस कर देते हैं, वो सिर्फ थॉट वहीं पर रह जाता है। थॉट को विजन बोर्ड पे ले आते हैं और वो कहते हैं इसकी पूजा करो, रोज धूपबत्ती जलाओ, शायद कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये थॉट या ये विजन बोर्ड बनाने से होता क्या है, ये आपको एक एक्शन प्लान बनाने की इजाजत देता है। आप उस दिशा में सोच पाए। अगर आप उस दिशा में सोच पाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन प्लान करेंगे तो आप एक्शन लेंगे। ठीक है ना? जैसे वो कहते हैं कि कुछ मैंने कहावत सुनी है, बोया पेड़ बबूल का, नीम कहां से हो, कुछ ऐसे। जी जी तो जी जी। आपकी थॉट्स क्या है, राइट? तो एक्शन भी उसी दिशा में होंगे। तो आपके एक्शन फोकस्ड हो जाए, इसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना होता है। ये नहीं है कि विजन बोर्ड बना लिया और काम हो जाए। करेक्ट। इस पे एक बड़ी मजे की बात है, बहुत छोटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने कहा यार कि मुझे कोई एक बंदा मिलवाओ जो बहुत अच्छा तीरंदाज हो। बहुत सारे बंदे बुलाए गए लेकिन अच्छा कोई तीरंदाज नहीं मिला। एक दिन राजा किसी जंगल में जा रहा था, उसने देखा यार कि हर पेड़ के ऊपर एक निशाना लगा हुआ है और तीर जो लगा हुआ बिल्कुल निशाने के सेंटर में लगा हुआ है। बड़ा खुश, यार ये तो बहुत बढ़िया है। कहते हैं लेके आओ यार, उसको लाया कर, यार इतना बढ़िया निशाने वाले कहाँ है? कहता जहां जहां तीर लगते हैं मैं गोला खींच देता हूँ। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। ओके। तो विजन बोर्ड आपको बनाना है, फिर उस दिशा में काम करना है। ये आपने पूरा प्रैक्टिकल एक वो बताया, क्योंकि काफी मैंने देखा हुआ है ये बिजनेस कोचेस जिनने बहुत सारे, मैं जज नहीं करना चाहता हूँ बट बहुतों ने खुद ने नहीं किया है, बट वो वही बोलते हैं एक विजन बोर्ड लगा दो और बस आपके सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि एक्शन उस तरफ पे लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी रियलिटी क्रिएट होती है। ओके। और आपने जो ये बताया 60 या 70,000 थॉट्स होते हैं, तो जब आप विजन बोर्ड रखते हो तो आपका शायद फोकस रहता होगा और थॉट्स उस तरफ अलाइन। यस। तो हम अगर इसकी बात करें तो एक 10 साल का विजन बनाया हमने पहले, फिर हमने उसको तोड़ा एक एक साल में, फिर एक एक साल को हम क्वार्टर में तोड़ते हैं, फिर क्वार्टर को हम मंथ में तोड़ते हैं, फिर मंथ को हम वीक में तोड़ते हैं। अच्छा, पूरा उसको ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर्ड प्लान है। और उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं। हर महीने की फर्स्ट वीक में हम लास्ट वीक को प्लान मतलब रिव्यू करते हैं और हर मंथ के लास्ट वीक में हम अगले वीक को, अगले मंथ को रोल आउट करते हैं। गॉट इट। जब मैंने आपके ऊपर रिसर्च करी थी तो आपने एक अंश ऑलरेडी टच किया हुआ है। आप ये नहीं पता था मुझे आपके और आपके पिताजी का रिलेशनशिप पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ, लेकिन जितना मैंने पता किया था कि आपके पिताजी ने साइकिल के बिजनेस से शुरुआत करी थी। स्वाभाविक सी बात है,
पापा भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर ही हुए। जी।